Am I loud and clear to all of you? चलो, it's good to hear. It's good to hear. माजरत यार, थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली जो है क्या कहते हैं कि रात से ही इनफैक्ट जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स भी मिलने के लिए आ रहे थे। अभी भी जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ही आए हुए थे, तो जो है उनके साथ जो है वो बातों में ही जो है वो क्या कहते हैं थोड़ा सा टाइम निकल गया। तो जो है क्या कहते हैं मैं इनफैक्ट अपना ऑफिस का काम तो कर ही नहीं पाया हूँ। तो जो है खैर जो है तुम लोगों की खैर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो रिस्पेक्टफुल फॉर जो है फॉर एवरीथिंग। तो जो है लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक। सर, हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं लास्ट सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम लोगों ने बात की थी। सही है, तो जो है इसको एक दफ़ा मैं क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा सर, हमने बात की थी IFRS 9 पे। IFRS 8 का अच्छा आप लोगों का क्विज है। आई एम श्योर यू पीपल आर वेल अवेयर अबाउट के सैटरडे को इंशाल्लाह जो है वो तुम लोगों का क्विज है मेरी क्लास के बाद। 3 घंटे की हम लोग क्लास लेंगे और उसके बाद जो है अच्छा मैंने तुम लोगों को फिक्स टाइम टेबल जो है वो शेयर कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह अगर हम इसी पेस से चलते हैं तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वी वुड बी डन विद आवर सिलेबस इंशाल्लाह वेल आई बिलीव बिफोर लाइक 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स बिफोर आवर एग्जाम इंशाल्लाह। तो जो है बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये जो है जिस तरीके से अभी हम लोग पेस पकड़ेंगे, ठीक है। तो बाकी दूसरी चीज जो जिस तरीके से जो मैं अपना प्रीमियम क्वालिटी जो मैं लाइव सेशंस वगैरह लेता हूँ, तो वंस आई एम बैक टू कराची इंशाल्लाह, तो जो है क्या कहते हैं तो मैं इंशाल्लाह सैटरडे को, प्रोबेबली सैटरडे और संडे, so I would be taking class in that infrastructure। तो जो है क्या कहते हैं लेट्स क्विकली मूव ऑन। सर, IFRS 9 के हवाले से हम लोगों ने बात की कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर क्या चीज़ है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करता है। सही है, आई वुड लाइक कि तुम लोग भी मुझे साथ साथ इनपुट दो, क्योंकि देखो मैं हमेशा जो है ना क्लास स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पता है मैं गिरदान करवाता हूँ या कोई रिवीजन करवाता हूँ। वो इसीलिए करवाता हूँ कि तुम लोगों की याददाश्त जो है वो बहाल हो जाए। सही है, तो सर साथ साथ मुझे अपना इनपुट भी दो, तो इट वुड गिव मी अ मोटिवेशन दैट यू पीपल रिमेंबर व्हाट वी हैव एक्चुअली स्टडीड ना। ऐसा नहीं होता कि तुम लोग वो गजनी मूवी का जो हीरो है उसकी तरह जो है तुम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चले जाते हो। अच्छा सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी या दोनों क्रिएट करता है। अच्छा सर, अगर तुमसे कोई भी पूछता है कि सर एसेट तो हम समझते हैं, एसेट में तो वी आर वेल अवेयर, सर हाउ वुड वी डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटी? जल्दी से बताओ सर, हाउ वुड वी डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटी? सर, if you are to differentiate between equity and liability, you just need to ask yourself, सर जो कंपनी को पैसा मिल रहा है, is the company supposed to repay that amount? If the answer is yes, ईमान रख लो, it's a liability for the company. If the company is not supposed to repay that amount, ईमान रख लो, it's an equity for the company. ठीक है, तो सर मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल एसेट। सर फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? सर फाइनेंशियल एसेट की ये 4 या 5 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई भी कैश या कैश इक्विवेलेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल एसेट। Contractual right to receive cash. If you have like contractual right to receive cash from someone, for example your debtor or account receivable or other receivable or loan receivable, so that would be your financial asset. सही है ना? अच्छा सर, if you have got contractual right to receive equity instrument of any other entity, फॉर एग्जाम्पल निमरा को मैंने कोई सर्विसेज दी और निमरा ने मुझे कमिट किया कि हसन मारफानी मैं तुम्हें 2 महीने बाद जो है लेट से बैंक इस्लामी के शेयर्स दूंगी, 50 लाख बैंक इस्लामी के शेयर्स दूंगी। तो ये जो मेरा रिसीवेबल है, दिस रिसीवेबल इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रादर देन द कैश। तो सर इट इज इन फैक्ट अ फाइनेंशियल एसेट। Equity investment of another entity, for example if I am holding some say shares of any other company, so that's obviously a financial asset for me. Derivative assets, that's not our part or our ambit for now। ठीक है ना, तुम्हारी नॉलेज के लिए थोड़े से दिमागी तौर पे बड़े हो जाओ तो सिर्फ बता दूंगा डेरिवेटिव होते क्या हैं, बड़ी आसान सी जबान में बता दूंगा। तुम लोगों ने शायद MFA में अगर पढ़ा है या कॉस्टिंग में है कि सर वो स्वाप्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, सही है, तो ये सारे डेरिवेटिव की किस्में, बट दैट्स नॉट आवर आई वुड से एम्बिट ऑफ डिस्कशन फॉर नाउ। सर फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी पे। सर फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? सर कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू पे कैश। सर अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है, नॉट स्टेचुटरी, याद रखना टैक्स पेबल तुम्हारा फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना।
इफ यू हैव गॉट द कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू पे कैश तो इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अच्छा सर, अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है कि आप किसी और कंपनी के शेयर्स दोगे, लेट्स से जो है क्या कहते हैं, मुस्तफ़ा ने जो है, मुस्तफ़ा से मैंने कोई सर्विसेज ली और मुस्तफ़ा को मैंने बोला कि भाई मैं तुझे 2 महीने बाद जो है मेरे पास ओजीडीसी के शेयर्स पड़े हैं वो मैं तुझे दूंगा 2 महीने बाद, तो सर क्या ये मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं है? क्या ये मेरे लिए? जी सर बिल्कुल। आई हैव कमिटेड दैट आई वुड बी गिविंग मुस्तफा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनी अदर एंटिटी, दैट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर मी। अच्छा सर, मारफानी लिमिटेड ने मुस्तफा से कुछ सर्विसेज ली और मारफानी लिमिटेड ने जो है कमिट किया मुस्तफा को कि 2 महीने बाद मारफानी लिमिटेड के 50 लाख शेयर्स देगी मुस्तफा को, क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं है? क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी? नो नो, जबरदस्त जबरदस्त, दैट्स इक्विटी, दैट्स सो एप्रिशिएबल, दैट्स इक्विटी। चलो माशाल्लाह, तुम लोगों को याद है, तुम लोग जाग रहे हो। सिमिलरली डेरिवेटिव्स जिस तरीके से एसेट होते हैं तो बाजुकात वो लायबिलिटी भी बन जाते हैं जब व्हेन दे आर एक्चुअली अनफेवरेबल फॉर द कंपनी। सर अब सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी क्रिएट करता है। इसके ऊपर मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दी थी। लेट्स से मैं जो है अफान को 2 लाख रुपए का जो है वो लोन देता हूँ, तो मैं क्या पास कर रहा हूँ? एंट्री लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, इज इट अ फाइनेंशियल एसेट? यस। अफान की एंट्री पास कर रहा होगा कैश डेबिट लोन पेबल क्रेडिट, इज इट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी? यस। एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ अस वुड बी कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग परस्पेक्टिव। सिमिलरली फाइका लिमिटेड के मैंने जो है 3 लाख शेयर्स खरीदे हैं, व्हाट एंट्री वुड आई बी पासिंग? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। फाइका लिमिटेड की एंट्री पास करेगी कैश डेबिट शेयर्स क्रेडिट, एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू ऑफ अस वुड बी कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना? तो सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के बाद देन वी हैव द डिस्कशन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सर फाइनेंशियल एसेट्स की क्लासिफिकेशन कितने किस्म की है? Just hold on with me for a moment. Let me open up the sheet for all of you. Here we go. माशाल्लाह सब रिवाइज करके आए मैं हो, माशाल्लाह, दैट्स सो अप्रिशिएबल टू हियर आउट फ्रॉम यू। अच्छा सर, फाइनेंशियल एसेट्स की जो है सर 3 तरीकों से क्लासिफाई हो सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रख सकते हो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो, या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रख सकते हो। सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखने का मतलब क्या है? यू शैल बी क्लासिफाइंग, यू शैल बी मेजरिंग योर एसेट एट फेयर वैल्यू विद द चेंज इन फेयर वैल्यू टू बी चार्ज्ड इन पीएनएल। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखने का मकसद क्या है? यू शैल बी वैल्यूइंग योर इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू विद द चेंज इन फेयर वैल्यू टू बी चार्ज्ड इन ओसीआई। सही है ना? अच्छा सर मुझे बताओ, ये जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है इसमें पॉजिटिव चेंज ओसीआई में जाएगा या नेगेटिव चेंज सिर्फ ओसीआई में जाएगा? कोई मुझे बता सकता है? दोनों नो नो नो, ये पॉजिटिव कौन था? नहीं 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 बेटा, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस था मुस्तफा। बेटा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस था ज़ैनब, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस था पीपी वाला। ठीक है ना? यहाँ जो है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, उसमें दोनों पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज दोनों ओसीआई में जाएंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट, मुस्तफा शक्ल नहीं बना, रिवाइज करके आया अगर। अमोर्टाइज कॉस्ट, सर अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है? सर तुम्हारे लेवल के लिए बता रहा हूँ, अमोर्टाइज कॉस्ट जो है वो नॉर्मल कॉस्ट होती है आपकी। ठीक है ना? सर इसमें निटिग्रिटीज हैं, इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो वी शैल बी डेलिब्रेटिंग ऑन दिस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। अच्छा इतने सारे बच्चे हैं मगर ये गिनती के सिर्फ 5-6 बच्चे जवाब देते हैं, बाकी जो है वो सब पोकर फेस बने हुए होते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग सब जो है वो अपने भले के लिए जो है वो इनपुट दो। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं बिफोर क्लासिफाइंग आर एसेट्स। अच्छा सर, before understanding the classification, first we need to understand what are the business models for any investment. For example, if the company is investing right in any way, so what is the business model behind that? तो सर हमने पढ़ा था कि सर बिजनेस मॉडल जो है
वो 3 किस्म का हो सकता है। याद रखो, कोई भी इन्वेस्टर जो है ना वो 3 तरीकों से इन्वेस्टमेंट करता है, 3 तरीकों से। या तो वो इस नियत से इन्वेस्टमेंट करता है कि भाई उसके ऊपर जिंदगी भर या टिल मैच्योरिटी सूद खाएगा या डिविडेंड खाएगा और पड़े रखे रहेंगी वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। या तो उसकी नियत ये होती है कि भाई वो सूद या डिविडेंड खाता रहेगा और जब वक्त आएगा तो कैपिटल गेन कमा के एग्जिट आउट को हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने तुम्हें अपनी एग्जांपल्स दी थी। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने अपने शेयर की, कि मैंने एक शेयर खरीदा हुआ है, याद है कौन सा शेयर मैंने खरीदा हुआ था जिसमें मैंने ये एम किया हुआ है? कैप्को का शेयर। मैंने, याद है ना, तुम लोगों को बताया था, मैंने कैप्को का शेयर 2 साल से रखा हुआ है कि भाई उसके ऊपर डिविडेंड खाऊंगा और जब ये जैसे मेरी कॉस्ट है 30 रुपया, तो जब ये 35 या 40 रुपए के करीब आएगा इसको बेच के मैं एग्जिट आउट कर जाऊंगा, ठीक है। होल्ड टू सेल, होल्ड टू सेल सर मैंने रखा ही इस नियत से है कि मैं उसे बेचूंगा। इसके ऊपर मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी कि मैंने ओजीडीसी का शेयर खरीदा हुआ है, सही है ना, मैंने खरीदा ही इस नियत से था कि मैं उसे बेचूंगा, सही है ना। मैंने लेट से 98 पे खरीदा था, वो 98 पर आ ही नहीं रहा है, तो खैर अब कल लॉस में मैं बेच दूंगा, सही है। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि सर बिजनेस मॉडल किसी भी इन्वेस्टर के, किसी भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से 3 किस्म के हो सकते हैं। अच्छा सर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज कितने किस्म के हो सकते हैं? कैश फ्लोज का नेचर सर 2 तरीकों से कैश फ्लोज हो सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, या तो एसपीपीआई होंगे या नॉन एसपीपीआई होंगे। सर क्या मतलब? सर अगर तो उस इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड हैं तो आप बोलोगे इन कैश फ्लोज का नेचर जो है वो नॉन एसपीपीआई है। और अगर उस इन्वेस्टमेंट का, उस इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी अच्छा परफॉर्म करे बुरा परफॉर्म करे, आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा, तो आप बोलोगे इस इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज का नेचर एसपीपीआई, सही है ना। नो नो मोहसिन, नो मेरी जान, ये जो है फिक्स फिजिकल गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। फिजिकल गुड्स इन्वेंट्री इज नॉट योर फाइनेंशियल एसेट। अच्छा सर, मूविंग ऑन, फिजिकल गुड्स। अच्छा बिजनेस मॉडल की तुम बात कर रहे हो, हाँ मोहसिन बिजनेस मॉडल तो अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल बिजनेस मॉडल अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सर, अलबत्ता ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है तो आईएफआरएस 9 अप्लाई नहीं होगा। अच्छा सर, अमोर्टाइज कॉस्ट की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर आपने बिजनेस मॉडल पढ़ा लिया, आपने नेचर ऑफ कैश फ्लोज पढ़ा लिया, अब सर आप बताएं कि किस तरीके से जो है, क्या कहते हैं कि आपकी क्लासिफिकेशन पे इनका क्या इम्पैक्ट है। तो सर मैंने तुम्हें बताया कि देखो फाइनेंशियल एसेट ना, कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में 2 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकता है, या तो डेट की फॉर्म में या इक्विटी की फॉर्म में, सही है ना, कोई तीसरी फॉर्म नहीं हो सकती। तो सर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डेट इन्वेस्टमेंट कब एसी पर होगा, ओसीआई पर होगा और कब पीएनएल पे होगा। मुस्तफा मेरा बच्चा, अमोटाइज कॉस्ट अभी रट ले कि भाई अमोटाइज कॉस्ट मतलब कॉस्ट होता है, इसको अभी डिटेल में बताऊंगा वंस वी वुड बी डूइंग डेट इन्वेस्टमेंट, परेशान नहीं। अमोटाइज कॉस्ट समझ ले जितने पे खरीदा है उतने पे फिलहाल, एक क्लास तक। अगली क्लास के अंदर तेरा ये जो कंफ्यूजन है वो मैं तुझे खुद याद दिलाऊंगा कि भाई ये इसका देख फर्क ये होता है। अच्छा सर, अब सर जल्दी से मेरे साथ गिरदान करो, डेट इन्वेस्टमेंट कब अमोटाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई होंगे? जब बिजनेस मॉडल क्या हो, होल्ड टू कलेक्ट, और कैश फ्लोज क्या हो, एसपीपीआई। सर डेट इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई होगा। सर जब बिजनेस मॉडल क्या हो, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, और कैश फ्लोज क्या होंगे इंस्ट्रूमेंट के, एसपीपीआई। और सर डेट इन्वेस्टमेंट कब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे क्लासिफाई होगा? जब ना अमोटाइज कॉस्ट पे होता हो ना फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे होता हो, तो इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में डाल देना, यानी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इज अ कचरा कैटेगरी फॉर क्लासिफाइंग डेट इन्वेस्टमेंट। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर, अब हम बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट अमोटाइज कॉस्ट पे कब क्लासिफाई होगा, जल्दी से बताओ। सर अल हराम कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वजह क्या है? वजह मैंने तुम्हें कल बताई थी। कोई मुझे वजह बता सकता है क्यों इक्विटी इन्वेस्टमेंट अमोटाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई नहीं होगा? कोई वजह बता सकता है मुझे? क्योंकि कोई वजह बता सकता है? एक बच्चे ने बल्कि मुझसे सवाल भी किया था इस पे। हाँ मुस्तफा ने जबरदस्त बताया। मुस्तफा माशाल्लाह सोते सोते भी तू कभी कभी सही बता रहे हैं। हाँ चलो अच्छी बात है सर, क्योंकि कैश फ्लोज जो हैं वो नॉन एसपीपीआई होते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट के, सही है ना। और अमोटाइज कॉस्ट पे रखने के लिए बेसिक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कैश फ्लोज इंस्ट्रूमेंट के एसपीपीआई होने चाहिए। अच्छा सर, बाई डिफॉल्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहाँ क्लासीफाई होगी? बाई डिफॉल्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहाँ क्लासीफाई होगी? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। अलबत्ता अलबत्ता इफ द कंपनी वांट्स इट में क्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, प्रोवाइडेड कि ये 4 बातें पूरी हों।
प्रोवाइडेड के कंपनी ये 4 बातें पूरी कर सके। नंबर 1, ये जो इन्वेस्टमेंट हो ये कौन सी नेचर की हो, लॉन्ग टर्म नेचर की हो। नंबर 2, कंपनी डे 1 पे क्लासिफाई करेगी ओसीआई में, इनिशियली डेजिग्नेट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने खरीदा पीएनएल पे रखा फिर आप बोलो नहीं नहीं अभी तो मेरा मूड चेंज हो गया है तो मैं ओसीआई पे रख रहा हूँ। नो 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 नो, द कंपनी हैज टू डिसाइड ऑन डे 1। सही है ना। नंबर 3, ये इररिवोकेबल ऑप्शन है, जेल कैटेगरी है। वंस द कंपनी हैज क्लासिफाइड दिस इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई देयर इज नो चांस फॉर वापसी। बिल्कुल सही बोला फातिमा ने। अच्छा सर, चौथी चीज सर, निमरा मेरा बच्चा, पहली कंडीशन जाहिर सी बात है अगर ट्रेडिंग के लिए तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो ऑब्वियसली यू हैव गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू क्लासिफाई योर इन्वेस्टमेंट एज पीएनएल। बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा सर, चौथी क्लासिफिकेशन सर, याद रखो याद रखो याद रखो, चौथी कंडीशन फॉर क्लासिफाइंग एनी इन्वेस्टमेंट एट ओसीआई, चौथी कंडीशन सर, जितने भी गेन्स या लॉसेस होंगे उस इन्वेस्टमेंट पे वो कभी भी पीएनएल की शक्ल नहीं देखेंगे सिवाय डिविडेंड इनकम के। अच्छा सर, डिविडेंड इनकम के अलावा कौन कौन से गेन्स या लॉसेस हो सकते हैं सर? आपका अनरियलाइज गेन हो गया, आपका जो है कैपिटल गेन हो गया, वो हमेशा ओसीआई में जाएगा। सर सिमिलरली अगर, हाँ अंबर ने बहुत अच्छी बात बोली कि अच्छा सर अगर पीएनएल में है तो जो है क्या कहते हैं वो कभी, अंबर ये बाय डिफॉल्ट जब इररिवोकेबल, जब ये इनिशियल डेजिग्नेशन है ना ओसीआई की, तो तुम्हारी बात भी एग्री हो रही है। क्योंकि देखो जब तुम पीएनएल में जाओगे तो ऑब्वियसली तुम सब्सिक्वेंटली बराबर में जा ही नहीं सकते ओसीआई में। मोहसिन अली, हाँ मोहसिन का बड़ा अच्छा सवाल। ये बहुत देखो अगेन, चूंकि ये क्या कहते हैं कि ये चीज जैसे मोहसिन ने सवाल किया कि सर डिविडेंड इनकम को भी ओसीआई में क्यों नहीं लेके गए, डिविडेंड इनकम को ले जाते, यानी इसको भी क्यों छोड़ दिया डिविडेंड इनकम में। तो आओ मेरे साथ रहो, ये जो चीज है ये जिंदगी भर तुम नहीं भूलोगे, क्योंकि जब ये मैं ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहा होता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर या कॉर्पोरेट लेवल पर तो ये सवाल नॉर्मली आता है। तो मोहसिन आई अप्रिशिएट कि तूने इस लेवल पर मुझसे ये सवाल किया है। ठीक है ना, आप सुन लो। क्या तुम ये जानना चाहते हो, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि सर जो है क्या कहते हैं, यार बच्चों जस्ट होल्ड ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी अली भाई। हाँ। हम्म। फ्लाई जिनर 29 पे है। अच्छा 28 को भी, और एयरसीएल। चले आपने मुझे भेजा है ना, मैं आपको 1 घंटे में कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं, क्या तुम जानना चाहते हो रीजन के फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर डिविडेंड इनकम को क्यों पीएनएल में रखा है, बाकी सबको ओसीआई में क्यों रखा है? चलो सुन लो। देखो यार एक चीज समझो, एक चीज समझो, पीएनएल में याद रखो, इन्वेस्टर के लिए ना पीएनएल इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत अहम रीजन है जो मैं बता रहा हूं सर। आपको पता है ना ईपीएस जो कैलकुलेट होता है वो आपके पीएनएल से होता है। हम जब भी एज एन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी को देखते हैं ना तो हम फौरन इसका पीएनएल देखते हैं। सही है। मुझे बताओ, जब तुम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रख रहे हो तो तुम्हारी असर्शन क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम खुद बोल रहे हो कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, मैंने इसको ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा। तुम पहली कंडीशन में खुद बोल रहे हो कि भाई मेरा मकसद ओसीआई पे रखने का यही है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म पे रखूं। तो मुझे बताओ लॉन्ग टर्म पे क्यों रखोगे, कैपिटल गेन के लिए रखते हो या डिविडेंड के लिए रखते हो? आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के पे क्यों रखते हो? उस पे कैपिटल गेन के लिए या डिविडेंड के लिए? सर डिविडेंड के लिए, डिविडेंड के लिए रखते हो, डिविडेंड के लिए रखते हो। अरे भाई लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन ही था तो बढ़ जाता तो बेच देता ना भाई। हाँ मत, डिविडेंड के लिए रखते हो। तो स्टैंडर्ड ने बोला कि देखो यार तुम्हारा एम जो है वो डिविडेंड कमाना है इस इन्वेस्टमेंट से, तो तुम अपने पीएनएल को जो है बिला वजह दूसरे गेन्स की वजह से क्यों वॉलेटाइल कर रहे हो जो तुम्हारा एम ही नहीं है? पीएनएल में वो इनकम ले जाओ ना जो तुम्हारा एम हो। तुम्हारा एम इस इन्वेस्टमेंट से कमाने का डिविडेंड था, तो डिविडेंड को पीएनएल में ले जाओ। बिला वजह तुम दूसरे गेन्स जो तुम्हारी नियत ही नहीं थी उसकी वजह से तुम अपने पीएनएल को वॉलेटाइल क्यों कर रहे हो जब तुम्हारा एक चीज का एम ही नहीं है? तो लॉजिक समझे तुम, स्टैंडर्ड के जज्बात समझे कि स्टैंडर्ड ओसीआई के अंदर क्यों डिविडेंड इनकम को ले जा रहा है, बाकी किसी को क्यों नहीं ले जा रहा? क्योंकि स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई तुम्हारा एम ही डिविडेंड इनकम कमाना था तो चलो उसको पीएनएल में ले जाओ। मगर बाकी जो इनकम्स थी कैपिटल गेन के नाम पर, अनरियलाइज गेन के नाम पर, वो तो तुम्हारा एम था ही नहीं कमाने का। तो तुम बिला वजह उसको यूजर को डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो उन इनकम्स को भी ले जाके? तुम लॉजिक समझे, जज्बात समझे मोहसिन मियां? स्टैंडर्ड के जज्बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे?
चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। जब तुम फर्म में जाओगे ना, तो तुम ये 50 लोगों से भी पूछोगे ना, ये वाला रीजन किसी को भी नहीं पता होगा। ये नॉर्मली लोगों को इसके हवाले से एम्बिग्विटी होती है, क्योंकि हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि सर डिविडेंड इनकम जो है वो पीएनएल में जाती है, क्यों जाती है, उसकी वजह क्या है। सही है ना। तो देखो याद रखो, अगर अकाउंटिंग में अच्छा होना चाहते हो ना, तो यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन दीज थिंग्स, द रेशनल, द विजडम। सही है। तो अकाउंटिंग जब तुम इस तरीके से पढ़ोगे ना, रेशनल से, विजडम से, तो इनशाला उससे ये होगा कि तुम लोगों की खुद की भी जो है वो ग्रूमिंग ज्यादा होगी। और जब तुम बात कर रहे होगे किसी से, तो जो है वो क्या कहते हैं कि काफी जो है वो तुम लोगों का उस पर ग्रिप भी होगी, तो सामने वाले पे एक इन्फ्लुएंस भी पड़ता है। अच्छा सर, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द पॉइंट। अंबर बच्चा, इसको बुरा ख्वाब समझ के छोड़ दो, ये पेपर में नहीं आना, ये मैंने सिर्फ लॉजिक के लिए बताया था। सही है ना। ये सिर्फ मैंने तुम लोगों को एक तुम्हारी ग्रूमिंग के लिए बताया था, पेपर में नहीं आएगा, पेपर में ये नहीं पूछता, डोंट यू वरी। अंबर मैं थोड़ी देर में कर देता हूँ, मेरा टारगेट पूरा हो जाए, डोंट यू वरी, मैं रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा सर, अब सर बात करते हैं। देखो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात कर ली, अब बहुत गौर से सुनना ये बात, बहुत गौर से सुनना अब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सर एक होती है, याद रखो कोई भी स्टैंडर्ड होता है ना, यानी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को स्टैंडर्ड भी पढ़ाऊं। सही है, ताकि तुम लोगों को पता तो चले जो तुम्हारा कानून है, जो अकाउंटेंट का कुरान है। सही है ना, जैसे बीइंग अ मुस्लिम वी हैव गॉट कुरान करीम विद अस, तो सिमिलरली अकाउंटेंट का जो बाइबल है या अकाउंटेंट का जो कुरान है वो है आईएफआरएस। तो मैं तुम लोगों को कोशिश करूंगा वो पढ़ना भी सिखाऊं जब अगर मुझे टाइम मिला। सही है, बल्कि इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है। तो सर याद रखो, जिस तरीके से कुरान करीम की एक तरतीब है ना, 114 आपकी जो है वो सूरह हैं, 30 पारे हैं आपके। पहले जो है सूरह बकरा से स्टार्ट है, फिर आपका सूरह अली इमरान, और फिर सो ऑन सो फोर्थ। सिमिलरली जो है, सिमिलरली पहले सूरह फातिहा, आई एम सॉरी, फिर सूरह बकरा है, फिर आज सूरह अली इमरान, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सिमिलरली हर अकाउंटिंग का भी है ना, हर स्टैंडर्ड का एक स्ट्रक्चर है। पहले स्टैंडर्ड बात करता है स्कोप के हवाले से कि ये स्टैंडर्ड अप्लाई कहाँ होगा। फिर वो बात करता है डेफिनेशन के हवाले से, टेक्निकल जार्गन्स। फिर वो बात करता है रिकॉग्निशन के हवाले से कि आप किसको कब फाइनेंशियल एसेट के तौर पे क्लासिफाई करोगे या रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज करोगे, या किसको फाइनेंशियल लायबिलिटी के तौर पे। फिर वो बात करता है क्लासिफिकेशन पे, वो हमने देख ली। फिर कोई भी स्टैंडर्ड जो है ना वो बात करता है मेजरमेंट पे, कि आप जो आइटम जो इस स्टैंडर्ड के तहत जो है मेजर, ये इस स्टैंडर्ड के अंदर जो आइटम्स आ रहे हैं आप उसको किस वैल्यू पर मेजर करोगे। जैसे तुमने पीपीई में पढ़ा था कि पीपीई को इनिशियली किस वैल्यू पर मेजर करते हो, पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा या इनकम होती है उसे तुम पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हो, इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, सिवाय 3 चीजों के, रिफंडेबल टैक्सेस, एबनॉर्मल चार्जेस, नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। याद है या नहीं याद है इनिशियल मेजरमेंट पीपीई की, बोलो ना। और सब्सिक्वेंटली पीपी को किस तरीके से मेजर करते हो, या तो कॉस्ट मॉडल पे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। याद है या नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी एग्जैक्टली यही जो है स्टैंडर्ड का तरीका है, वारदात है। सर याद रखो, सबसे पहले हम इनिशियल मेजरमेंट पे बात करेंगे, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे बात करेंगे। इनिशियली का मतलब ये है कि सर डे 1 पे किस वैल्यू पर मेजर करोगे। सही है। और फिर जो है हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे बात करोगे। सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, कोई भी क्लासिफिकेशन हो, डे 1 पे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट हमेशा फेयर वैल्यू पे मेजर होता है। फेयर वैल्यू क्या होती है, जो मार्केट में वैल्यू चल रही हो तुम्हारी लेवल के लिए, आसान जबान में बताने के लिए। अच्छा सर एक बात समझो, एक बात समझो, याद रखो, जब भी तुम किसी भी एसेट को खरीदने के लिए जाते हो ना, तो एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट तुम्हें इनकर करनी पड़ती है। सही है ना, ब्रोकरेज जिसको हम बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक आसान सी एग्जांपल दूं, जैसे मैं अगर शेयर्स खरीदता हूं मार्केट से, तो मुझे जो है ब्रोकर जो है, जो दलाल है, वो मुझसे 1 रुपया जो है एक शेयर पे लेता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर 100 रुपए का मैंने एक शेयर खरीदा है, तो मुझे वो कितने रुपए लगा के देगा, 101 रुपया। ये कहलाता है कमीशन या ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इसी तरीके से तुम किसी को लोन देते हो ना, तो बाकायदा लोन का एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट के भी पैसे होते हैं, या बाजू का आप लॉयर्स को हायर करते हो। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जब हम लोगों के पास बैंक से लोन लेने के लिए आ रहे होते हैं, तो जो है बाजूकात मिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर लेट से हसन मारफानी ने अगर लेट से कैपको के शेयर्स खरीदे 100 रुपए के, अब 100 रुपए के ऊपर 1 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकर की है, तो सवाल ये पैदा होता है कि सर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं या नहीं बनाऊं। यानी मेरी जो एसेट है, मेरा जो एसेट है, आज मैं 100 रुपए पर रखूं या 101 पर रखूं। तुम जज्बात समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या मैं फेयर वैल्यू का हिस्सा बनाऊं, क्या मैं उसको फेयर वैल्यू में एडअप करूं या ना करूं। इनिशियल मेजरमेंट।
तो सर याद रखो याद रखो याद रखो, अगर तो तुम्हारी क्लासिफिकेशन अमोटाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देना, अगर तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देना। इनिशियल मेजरमेंट पे याद रखो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को अगर तो अमोटाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख रहे हो तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देना, वरना ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देना। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं सर, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या आपने तरीका कार करना है? सर अगर तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अगर तो आपका क्लासिफिकेशन अमोटाइज कॉस्ट या ओसीआई है, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, तो आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देना है, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देना है। सर मुझे एग्जांपल दो, मैंने जो है मुस्तफा को लोन दिया है 1 लाख रुपए का, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 5,000, अमोटाइज कॉस्ट पे क्लासीफाई कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ कितने रुपए पर एसेट आएगा मेरा? जल्दी से बताओ कितने रुपए पर एसेट आएगा? जल्दी जल्दी, छेती छेती सब बताएंगे, कोई जो है क्या कहते हैं ठंडखोरी नहीं करेगा। मैंने मुस्तफा को लोन दिया है 1 लाख रुपए का, 5,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की है, अमोटाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई कर रहा हूँ, इस लोन को बताओ कितने रुपए पे मेजर करूंगा? 105 पे, जबरदस्त। अच्छा मैं अगर इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे क्लासिफाई करता तो कितने रुपए पर मेजर करता? 105 पे। अगर मैं इसको सर पीएनएल पे करता तो फिर कितने पर करता? हाँ 100 पर। माशाल्लाह चीते हो गए हो सब, माशाल्लाह माशाल्लाह। दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अच्छा सर, नाउ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सर, सब्सिक्वेंटली जो है क्या कहते हैं, अब हम बात कर लेते हैं सब्सिक्वेंटली जो है क्या कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वंस, अच्छा यार अगर तुम लोग इजाजत दो, आज फिर से जो है मैं थोड़ा सा नमाज में लेट हो गया हूँ, अगर तुम इजाजत दो मुझे सिर्फ 5 मिनट देते हो, मैं नमाज पढ़ लूँ।
अच्छा सर, वंस अगेन खुशामदीद टू ऑल ऑफ यू सर। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि सर डे वन पे आप जब अपने फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली मेजर कर रहे हो तो आप किस वैल्यू पर करोगे सर? फेयर वैल्यू पर करोगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो आप अमोटाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आप फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रखोगे। और अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कर रहे हो तो आप जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करोगे। सही है। अच्छा सर, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अमोटाइज कॉस्ट को जो है अब आपने वर्टिकली पढ़ना है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अमोटाइज कॉस्ट को जो है आप क्या कहते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ आपकी आसानी के लिए, जो है क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंटली अमोटाइज कॉस्ट को आप कितने पर रखोगे सर? अमोटाइज कॉस्ट को आप कॉस्ट पर ही रखोगे या अमोटाइज कॉस्ट पर रखोगे? सही है, अमोटाइज कॉस्ट पे। सर चेंज इन फेयर वैल्यू, सर अमोटाइज कॉस्ट के अंदर कोई फेयर वैल्यू पर आप चूंकि लाओगे ही नहीं तो फेयर वैल्यू के चेंज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रिसाइकलिंग ऑफ गेन टू पीएनएल, सर गेन कहाँ ले जाओगे सर? ये भी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आपको पता है कि अमोटाइज कॉस्ट के अंदर कोई गेन का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये भी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना। अच्छा सर, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आप रखोगे फेयर वैल्यू पर। सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आप वैल्यू करोगे। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और हम इसको खुद भरते हैं। सही है, हम इसको खुद भरते हैं। सब मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, इसको खुद भरते हैं तो हमें याद भी रहेगा। जल्दी से बताओ, इनिशियली अमोटाइज कॉस्ट को किस वैल्यू पर मेजर करूंगा? जल्दी से बताएं। अमोटाइज कॉस्ट को इनिशियली किस वैल्यू पर मेजर करूंगा? जल्दी से बताएं सर। फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सब्सिक्वेंटली किस वैल्यू पर मेजर करूंगा अमोटाइज कॉस्ट को? सर अमोटाइज कॉस्ट पे ही रखूंगा, क्योंकि कॉस्ट पे ही रखते हैं, अब कोई फेयर वैल्यू का नहीं होता सब्सिक्वेंटली। सर कोई फेयर वैल्यू में चेंज आएगा तो वो कहाँ जाएगा? सर फेयर वैल्यू में चेंज आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप रखोगे ही कॉस्ट पर। देयर इज नो रिलेवेंसी ऑफ फेयर वैल्यू, नॉट एप्लीकेबल। रिसाइकलिंग ऑफ गेन, सर रिसाइकलिंग ऑफ गेन टू पीएनएल, ये क्या होता है सर? पीएनएल में कभी आप गेन को ले जाओगे जैसे ओसीआई से पीएनएल में ले जाते हो? सर यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि कोई गेन फेयर वैल्यू के नाम पर आएगा ही नहीं, तो रिसाइकलिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है आपको सर? सर ये वाली आपको वर्टिकल लाइन क्लियर है? चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, सर किस वैल्यू पर डे वन पे रखोगे? डे वन पे किस वैल्यू पर? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली सर फेयर वैल्यू पर रखोगे। चेंज इन फेयर वैल्यू कहाँ चार्ज होगा? जल्दी से बताओ, ओसीआई का चेंज इन फेयर वैल्यू कहाँ चार्ज होगा? जल्दी से बताओ। हाँ, ओसीआई में। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। और सर रिसाइकलिंग ऑफ गेन टू पीएनएल, इसको फिलहाल छोड़ दो, इसको मैं लाल कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझाऊंगा। इसको फिलहाल छोड़ दो। अभी अगर मैं ये समझाने बैठा तो बिदक जाओगे तुम लोग। सही है, जस्ट इग्नोर दैट फॉर नाउ। सही है ना। वंस वी आर डन विद आवर अदर एरियाज तो फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा सर, जल्दी से बताओ, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में किस पर रखोगे? फेयर वैल्यू पर रखेंगे। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी? ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी? एक्सपेंस आउट होगी। जबरदस्त। अच्छा सर, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पर रखेंगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पर रखेंगे। चेंज इन फेयर वैल्यू कहाँ चार्ज होगी? पीएनएल में चार्ज होगी, पीएनएल में चार्ज होगी। अच्छा सर, रिसाइकलिंग ऑफ गेन टू पीएनएल, सर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चार्ज ही पीएनएल में हो रहा है। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चार्ज ही पीएनएल में हो रहा है, तो दोबारा पीएनएल में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। ये केस है सर रिसाइकलिंग का। रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि सर ओसीआई से कभी पीएनएल में ले जाओगे तो सर दो केसेस में नॉट एप्लीकेबल है। ये लाल वाला जो है ये इंशाल्लाह वक्त आने पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सर आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज क्लियर है। ऐसा क्यों होता है मतलब? मुस्तफा क्या मतलब? क्या ऐसा क्यों होता है मुस्तफा? अच्छा सर, क्योंकि हमारा मकसद ट्रेडिंग का होता है। हमारा मकसद उसको होल्ड करने का नहीं होता, मकसद ट्रेडिंग का होता है। मकसद ट्रेडिंग का होता है हमारा। अच्छा सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट। अब हमें जो है इसके ऊपर रिगोरस इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे प्रैक्टिस करनी है। अब मैं तुम लोगों को हर जो है ना, ये टोटल कितनी क्लासिफिकेशंस हैं? 1 2 3,
और आपकी कितनी टाइप्स हैं डेट और इक्विटी, तो अब हम जो है हर क्लासिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट टाइप के ऊपर 2-2 3-3 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करेंगे। बस वही कर लो, पेपर से पहले भी वही कर लेना, इंशाल्लाह यू विल बी थ्रू, अगर ये 8 मार्क का सवाल आता है तो। ठीक है सर। तो सर आज के लिए मेरे ख्याल से जो है वी शुड कीप दिस अप टिल हियर। रीजन बीइंग कि अभी मैंने तुम्हें एक सवाल करवाना था इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, बट आई थिंक इट वुड टेक मी लाइक हाफ एन आवर। सो इट्स बेटर कि जो हमारा भी लाइव सेशन होगा इंशाल्लाह, जिसमें मैं तुम लोगों को फेस टू फेस करवा रहा हूँ, तो वी शुड कंटिन्यू दैट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, और वी शुड एक्चुअली इनिशिएट दैट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। आई एम श्योर तुम लोगों को IFRS 9 के ऊपर चीजें, अगेन देखो मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, जब तुम लोग पढ़ रहे होगे ना, तुम लोगों को मजा भी आ रहा होगा, तुम लोगों को जो है चीजें आसान भी लग रही होंगी, मगर जो है FR2 को इतना हल्का ना लो। सही है, ये अचानक से पहाड़ बन के आप लोगों के सामने आएगा। सही है। पर सर पहाड़ कब छोटा रहेगा, जब आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे, साथ साथ चीजों को करते रहो इंशाल्लाह। मेरी मेरी ये जो है तुम लोगों के लिए उम्मीद भी है कि यार, और दुआ भी है कि यार मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ ना, जिस एफर्ट्स से हम लोग पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह तुम सब एफर्ट्स कर रहे हो, साथ साथ चीजें करते रहोगे ना, तो पता है वंस जब ये 2 महीने 1.5 महीने पहले जब ये कोर्स खत्म हो रहा होगा ना, तो तुम लोग इंशाल्लाह दिमागी तौर पे सुकून में होगे कि हाँ यार हम लोगों की प्रैक्टिस तो है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स के साथ साथ हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने। तो अगर तुम अभी से लेकर तमीज से चलोगे ना इसे, ठीक है, तो एंड टाइम पर जो है ना तुम पैनिक नहीं होगे, जो घबराहट, और एंड टाइम पर फिर हम लोग मॉक्स वगैरह और जो है वो प्रैक्टिस सेशंस वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो जो है दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। मैं फिर से तुम लोगों को अनाउंस कर दूं, अब हम लोगों की जो क्लास है इंशाल्लाह इस पर आर फिक्स टाइम टेबल, दैट इज ऑन सैटरडे को और संडे को मैं तुम लोगों की जो है वो एक लेंदी क्लास ले रहा हूँ 3 से 3.5 घंटे की। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर हम लोगों की सैटरडे को मुलाकात होती है। अगर किसी का कोई सवाल है तो फील फ्री टू एक्चुअली आस्क, अदरवाइज जो है हम लोग मीटिंग को जो है वो ऑफ करें। होमवर्क डिस्कस कर लें। होमवर्क कौन सा? अच्छा सर IFRS में सर अच्छा ये 2-3 सवालात मेरे पास आए हैं, 2-3 सवालात मैं जरा उनको एड्रेस कर दूं। सही है सर। आपने सर IFRS के डिस्क्लोजर्स जो हैं सर, ये इंशाल्लाह जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स और कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर कर रहे होंगे ना, तो वो बाकायदा डिस्क्लोजर का तुम्हारे पास एक अलग से टॉपिक है, तो मैं वहीं कवर करवा लूंगा, क्योंकि मुझे वहां वापस से करवाने पड़ेंगे, तो इट्स बेटर कि मैं एक साथ तुम्हें वहीं करवाऊं रादर देन अभी करवाऊं फिर, जस्ट टू सेव द टाइम। ठीक है ना। सर असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिया था आपने, हाँ डोंट यू वरी, यू जस्ट नीड टू होल्ड दैट क्वेश्चन वाला पार्ट, वंस वी शैल बी डूइंग फाइनल अकाउंट, तो वहां वो चीज कवर हो जाएगी। सर मोहसिन अली बुक ले लें IFRS की बुक, हाँ बिल्कुल IFRS की आप बुक ऑर्डर कर लो। सही है। तो ये बुक जो है वो तुम्हें सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि जो है वो AAFR में भी काम आएगी प्रोवाइडेड, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला तुम्हें स्ट्रीक में निकाल दे, तो यही किताब जो है तुम्हारी AAFR में भी काम आएगी। सर IFRS बुक में मार्किंग्स करवाएंगे ना? जी बिल्कुल, मैं मार्किंग्स भी करवाऊंगा, और इंशाल्लाह तुम लोग दुआ करो अल्लाह मुझे वक्त दे और हिम्मत दे, तो मैं तुम लोगों को बाकायदा जो है क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों को IFRS पढ़ना भी सिखाऊंगा। सही है। इनफैक्ट मेरी इसके ऊपर एक वीडियो भी है कि हाउ टू एक्चुअली रीड IFRS। सही है ना। क्योंकि कंसल्टेंट इसी के पैसे लेता है ना। अब तुम फर्म में जाओगे तो फर्म में तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये जब फर्म में मैनेजर पूछेगा कि भाई ये कैसे होता है, तुम बोलोगे हसन मारफानी के नोट्स में ये लिखा है, तो वो बोलेगा जा भाई कि IFRS से मुझे मालूम करके बता। तो IFRS का तुम्हें आना लाजमी जरूरी है। ठीक है ना। इट्स एक्चुअली एन आर्ट। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, एज अ कंसल्टेंट जो बाजुकात हम लोग कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, तो वो इसी के ही पैसे होते हैं कि लोगों को पढ़ने नहीं आती वो किताब। ठीक है ना। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन एडिशन टू के तुम लोगों को पेपर पर्सपेक्टिव से ये मैं तुम लोगों को IFRS का भी जो है मैं तुम्हें बता दूं किस तरीके से पढ़ते हैं। सही है। अच्छा एक और सवाल आया है कि सर जो क्विज आपने रखा है वो किस तरीके से होगा। यार क्विज के ऊपर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को जो है वो आधा घंटा दूंगा। सही है। बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं कि मेरा जो टीए है ही वुड बी इनविजिलेटिंग। सही है। आधे घंटे के अंदर जो है वो तुम लोगों ने सबमिट करवाना है, नहीं सबमिट तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सही है। और जिसने 3 क्विज के अंदर जो है वो क्या कहते हैं नेग्लिजेंस की है, तो फिर मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर उसका जो है ना चाहते हुए भी जो है वो पोर्टल सस्पेंड करना पड़ेगा। तो सर दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है ना। अदरवाइज वी शुड एक्चुअली होमवर्क कौन सा वाला मुस्तफ़ा? वो IFRS 8 वाला। मुस्तफ़ा इंशाल्लाह इसको मैं सैटरडे फर्स्ट थिंग कर लूंगा। ठीक है।
चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो, मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करना, ठीक है, क्योंकि मेरा सफ़र है, तो जो है खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है तुमसे भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।